अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज हम इंडियन पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक जजमेंट्स में से एक को डिटेल में समझेंगे, जो कि है केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973। अगर किसी एक जजमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्योरिटी गार्ड या कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड कहा जाए, तो वो केशवानंदा भारती जजमेंट ही होगा। और बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये जजमेंट ना आता तो शायद पार्लियामेंट के पास इतनी पावर हो सकती थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल आइडेंटिटी को ही बदल देती। इस केस ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक ऐसा प्रिंसिपल दिया जो आज भी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। और इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के नाम से जानते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे केशवानंदा भारती केस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, प्रीवियस इंपॉर्टेंट केसेस को भी हम स्टडी करेंगे, और केशवानंदा भारती कौन थे, मेन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स और हिस्टोरिक जजमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट रहा इंडियन डेमोक्रेसी पर, एंड द क्रिटिसिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ केशवानंदा भारती केस। और इस केस को हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसी सिचुएशन बनी क्यों। 1947 के बाद इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता था, और ब्रिटिश पीरियड से ही बहुत सारी ज़मीन कुछ बड़े ज़मींदारों के पास कॉन्सेंट्रेटेड थी, और करोड़ों फार्मर्स के पास या तो बहुत कम ज़मीन थी या बिल्कुल ज़मीन नहीं थी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लैंड रिफॉर्म्स किए जाएंगे जिससे सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश हो सके। लैंड रिफॉर्म्स का सिंपल मतलब था बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स को लिमिट करना और एक्स्ट्रा लैंड को लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए थे, और उस समय राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था। जब गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लाती थी, अफेक्टेड लैंडलॉर्ड्स कोर्ट्स में चैलेंज कर देते थे और कहते थे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। और यहाँ से एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एक तरफ पार्लियामेंट थी जो सोशल जस्टिस लाना चाहती थी, और दूसरी तरफ जुडिशरी थी जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और यही कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर केशवानंदा भारती केस की फाउंडेशन बना। केशवानंदा भारती केस एकदम से नहीं आया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच कई कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल्स हो चुकी थी। चलिए उन्हें डिटेल में समझते हैं। पहली है शंकरी प्रसाद केस विच हैपेंड इन द ईयर 1951। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्प्यूट्स में से एक था। इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। ये जो चैलेंज था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर था, और पेटिशनर्स का कहना था कि आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग स्टेट कोई ऐसे लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑर्डिनरी लॉ अलग चीजें हैं। जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती है तो वो लॉ नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और इसीलिए आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं होगा, जिसके रिजल्ट में पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की पावर मिल गई, और ये पार्लियामेंट की पहली बड़ी विक्ट्री थी। दूसरा इंपॉर्टेंट केस था सज्जन सिंह केस ऑफ 1965। तो कुछ सालों बाद फिर वही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इशू था 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पेटिशनर्स ने फिर आर्ग्यू किया कि फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं किया जा सकता, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला वाला स्टैंड लार्जली मेंटेन रखा। कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट को अमेंडमेंट पावर इसलिए दी है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इवॉल्व कर सके। अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड ही ना कर सके तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और जिसके रिजल्ट में एक बार फिर पार्लियामेंट जीत गई। लेकिन इसी जजमेंट में कुछ जजेस ने पहली बार कंसर्न एक्सप्रेस किया कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, और यही कंसर्न फ्यूचर में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की सीड बन गया। देन द थर्ड केस वाज गोलकनाथ केस ऑफ 1967। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक ड्रामेटिक टर्न आया। गोलकनाथ फैमिली ने पंजाब के लैंड रिफॉर्म्स लॉस को चैलेंज किया, और क्वेश्चन फिर वही था, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना स्टैंड बदल दिया। कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत प्रेशियस पार्ट है और पार्लियामेंट इन्हें अमेंड नहीं कर सकती। साथ ही कोर्ट ने आर्टिकल 13 की ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दी और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी उसके स्कोप में आ सकते हैं, और ऐसे कोर्ट ने असेंशियली पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को लिमिट कर दिया। इसके रिजल्ट में जुडिशरी जीत गई और पार्लियामेंट हार गई, और इस जजमेंट ने गवर्नमेंट को शॉक कर दिया। गवर्नमेंट को लगा कि अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती
तो सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ। सो गवर्नमेंट गोलकनाथ जजमेंट से खुश नहीं थी, इसलिए पार्लियामेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए और इन अमेंडमेंट्स का पर्पस पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को रिस्टोर और स्ट्रेंथन करना था। सो द फर्स्ट इज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971। ये अमेंडमेंट डायरेक्टली गोलकनाथ जजमेंट के रिस्पॉन्स में लाया गया और इस अमेंडमेंट ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है और फंडामेंटल राइट्स भी अमेंडमेंट के स्कोप में ही आते हैं। और प्रेसिडेंट के लिए भी अमेंडमेंट बिल को असेंट देना मैंडेटरी बना दिया गया। सिंपल वर्ड्स में पार्लियामेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर हमसे ली है हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिख कर वापस ले रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971। सो गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट्स बार बार फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर लॉज स्ट्राइक डाउन कर रहे थे और 25th अमेंडमेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्गर पोजीशन देने की कोशिश करी। साथ ही जुडिशियल रिव्यू को कुछ एक्सटेंड तक रिस्ट्रिक्ट करने का भी अटेम्प्ट हुआ और इस अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच टेंशन और बढ़ा दी। फिर आया 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1972। सो केरला के कुछ लैंड रिफॉर्म लॉज को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया और 9 शेड्यूल का पर्पस था लॉज को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करना। गवर्नमेंट का मानना था कि सोशल जस्टिस रिफॉर्म्स कोर्ट के इंटरफेरेंस के बिना इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट किसी लॉ को 9 शेड्यूल में डालकर उसे कम्प्लीटली अनटचेबल बना सकती है। यही इशू भी केशवानंदा केस में डिस्कस हुआ। अब सवाल आता है कि आखिरकार केशवानंदा भारती कौन थे। बहुत लोग समझते हैं कि वो पॉलिटिशियन थे, लेकिन ऐसा नहीं था। केशवानंदा भारती केरला के एक एडनियर मठ के हेड थे। मठ के पास काफी लैंड और प्रॉपर्टी थी। सो केरला गवर्नमेंट्स लैंड रिफॉर्म लॉज का इम्पैक्ट मठ की प्रॉपर्टी पर पड़ा। इनिशियली उन्होंने अपने प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेकेंडरी हो गया और केस एक मच लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और अब इशू सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं था, इशू था कैन पार्लियामेंट चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी क्वेश्चन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को परमानेंटली चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्या आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को अनलिमिटेड अमेंडमेंट पावर देता है। सोचिए, अगर जवाब हाँ होता तो पार्लियामेंट थ्योरेटिकली फंडामेंटल राइट्स रिमूव कर सकती थी, जुडिशियल रिव्यू अबॉलिश कर सकती थी, इलेक्शंस खत्म कर सकती थी, डेमोक्रेसी रिमूव भी कर सकती थी, यहाँ तक इंडियन स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय भी कर सकती थी और इंडिया को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट भी कर सकती थी। और अगर ऐसा होता तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन का क्या मतलब रह जाता। और इसी फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर कोर्ट को देना था। केशवानंदा भारती साइड के पेटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है, जिस इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकती। और साथ में उन्होंने आर्ग्यू किया कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो पार्लियामेंट की रीच से, पार्लियामेंट की पहुंच से बाहर हो। अगर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर मिल गई तो कॉन्स्टिट्यूशनल टायरनी का डेंजर हो सकता है। वहीं गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लोग पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट पीपल की सॉवरेन विल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकती तो डेमोक्रेसी की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कंप्लीट अमेंडमेंट पावर देता है और कोर्ट्स को इस प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जिसमें 13 जजेस थे और आज तक इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में इतना बड़ा बेंच नहीं बैठा। आर्ग्यूमेंट्स लगभग 68 दिन तक चले। टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स ने पार्टिसिपेट किया। पूरे कंट्री की नज़र इसी केस पर थी और फाइनली 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट प्रोनाउंस हुआ और जजमेंट एक्सट्रीमली क्लोज था। 7 जजेस वर्सेस 6 जजेस, सिर्फ एक जज का डिफरेंस था। कोर्ट ने एक मिडिल पाथ चूज किया और कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और इसी प्रिंसिपल को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहा गया और यही जजमेंट का हार्ट है। देन कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं और ये पिलर्स
कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। अगर इन पिलर्स को हटा दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। नाउ एक घर इमेजिन करिए। पार्लियामेंट उस घर की वॉल्स रीपेंट कर सकती है, विंडोज रिप्लेस कर सकती है, नए रूम्स ऐड कर सकती है, इंटीरियर रेनोवेट कर सकती है, लेकिन फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और ऐसा इसलिए क्योंकि फाउंडेशन गई तो पूरा घर गिर जाएगा, और यही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का एसेंस है। सो उस समय कोर्ट ने कंप्लीट लिस्ट नहीं दी, लेकिन टाइम के साथ कुछ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज किए गए, लाइक सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फंडामेंटल राइट्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के डीएनए की तरह है। डीएनए बदल गया तो आइडेंटिटी बदल जाती है। नाउ व्हाई वाज दिस जजमेंट रेवोल्यूशनरी? तो कोर्ट ने दोनों एक्सट्रीम्स रिजेक्ट किए। पहला एक्सट्रीम था पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड नहीं कर सकती, और ये जो एक्सट्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बना देता। और दूसरा एक्सट्रीम था पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को वल्नरेबल बना देता। और इसीलिए दोनों एक्सट्रीम्स के बीच कोर्ट ने बैलेंस क्रिएट किया, रिफॉर्म अलाउड किए और डिस्ट्रक्शन को नहीं अलाउ किया। इसी बैलेंस ने इंडियन डेमोक्रेसी को स्टेबिलिटी दी। इस जजमेंट का इम्पैक्ट इनॉर्मस रहा। फर्स्ट, पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर लिमिटेड हो गई। सेकंड, जुडिशियल रिव्यू स्ट्रेंथन हुआ। थर्ड, फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन मिली। फोर्थ, फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए डिक्टेटरशिप क्रिएट करना कॉन्स्टिट्यूशनली डिफिकल्ट हो गया। एंड फिफ्थ, कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी लॉन्ग टर्म सिक्योर हो गई। देन इंदिरा गांधी केस ऑफ 1975 में कोर्ट ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब पार्लियामेंट इलेक्शन सिस्टम की कोर डेमोक्रेटिक नेचर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। फिर आया मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 और कोर्ट ने पार्लियामेंट को रिमाइंड किया कि अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड नहीं है। और इस केस में कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को और स्ट्रेंथन कर दिया। इसमें बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनालाइज किया गया। आईआर क्वेलो केस ऑफ 2007 में कोर्ट ने कहा 9 शेड्यूल भी बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट से इम्यून नहीं है। अगर कोई लॉ बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और ये डॉक्ट्राइन की सबसे पावरफुल रीअफर्मेशंस में से एक थी। सपोर्टर्स कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ने इंडियन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया, टेम्परेरी मेजॉरिटी को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डैमेज करने से रोका। वही क्रिटिक्स कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड्स लिखे ही नहीं है, जजेस ने ये डॉक्ट्राइन खुद क्रिएट की। लेकिन सपोर्टर्स जवाब देते हैं अगर ये डॉक्ट्राइन ना होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मेजॉरिटी के मर्सी पर डिपेंड कर जाती। सो केशवानंदा भारती केस ने एक हिस्टोरिक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, पार्लियामेंट पावरफुल है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, रिफॉर्म कर सकती है, मॉडर्नाइज कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और उस सोल का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। इसलिए केशवानंदा भारती जजमेंट को इंडियन डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन कहा जाता है। सो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, Parliament can amend any part of the constitution under Article 368, but it cannot alter or destroy the basic structure of the constitution.